Assalamu alaikum dear students. Today we will read about economics. Let's start. Question number 1 is, if quantity of money is doubled, अगर पैसे की मिकदार को 2 गुना कर दिया जाए, then according to quantity theory value of money is, तो quantity theory के अकॉर्डिंग मनी की वैल्यू क्या रह जाती है? अगर उसकी क्वांटिटी डबल हो जाए तो वैल्यू हाफ हो जाती है. एज़ वी नो दैट अगर रुपए पैसे की मिकदार ज़्यादा कर दी जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और कम कर दी जाए तो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है. सो वी चेक ऑप्शंस. ए ऑप्शन इज़ रिमेन्स कांस्टेंट, उतनी रहती है, ऐसा नहीं हो सकता. डबल, नो. सी ऑप्शन इज़ हाफ रह जाती है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 2, एवरी कंट्री इस्टेब्लिशेज सेंट्रल बैंक टू. हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? ए ऑप्शन, इशू नोट्स और करेंसी नोट्स जारी करना. बी इज़ सुपरवाइज कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करना, उनकी निगरानी करना. एंड डी ऑप्शन इज़ ए एंड बी. ए और बी दोनों काम इसके होते हैं. नोट्स भी इशू करता है, करेंसी नोट्स भी, और कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज भी करता है, और बैंक रेट वगैरह सब कुछ सेंट्रल बैंक ही तय करता है. तो दोनों ऑप्शन ठीक होंगे. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now we will check next. C option. Number 3. The power of bank to create credit is affected by. बैंक की जो पावर होती है क्रेडिट क्रिएट करने की, वो किससे मुतासर होती है? यानी एज वी नो दैट बैंक के पास कुछ अमाउंट आती है, फॉर एग्जांपल 1 लाख आती है, तो वो उसके ब्याह पे कितना क्रेडिट जारी कर सकता है? ए इज़ द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंक, ये डिपेंड करता है कि बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं. बी है द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, उस बैंक के पास कितनी कैश अवेलेबल है. एंड सी ऑप्शन इज़ लो डिस्काउंट रेट को कम करना. सी इज़ नॉट रेलिवेंट, डिस्काउंट रेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता. ए द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंक, इस पर भी डिपेंड नहीं करता. बी इज़ द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल. एज वी नो जितनी बैंक के पास कैश होगी वो उसके ब्याह पे उससे कई गुना ज़्यादा क्रेडिट जारी कर सकता है. वो बी इज़ द राइट ऑप्शन. जितनी कैश अवेलेबल होगी उसके ब्याह पे वो उतना ही क्रेडिट जारी कर सकेगा. नंबर 4, which is the most widely used tool of monetary policy? As we know that there are two policies, monetary and fiscal policy. monetary policy का most widely used tool कौन सा है? A is clearing house, B is open market operations, discount rate. B is the right option. ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त करता है, इट इज़ द राइट टूल दैट इज़ यूज्ड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. Now we'll check next. Number 5. Theory of comparative advantage, मुकाबलाती एडवांटेज, इज़ प्रेजेंटेड बाय. कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी किसने पेश की थी? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जॉन आर हिक्स. डेविड रिकार्डो ने पेश की थी, जिसमें उसने मुख्तलिफ ज़मीनों का मवाजना किया था. जो ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ होगी उसको ज़्यादा लगान अदा किया जाएगा, रेंट पे किया जाएगा, और जो कम होगी ज़रखेज़ उसको कम रेंट पे किया जाएगा. तो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी बेसिकली डेविड रिकार्डो ने पेश की थी. नंबर 6 इज़ ट्रेजरी बिल इज़ यूज्ड फॉर. ट्रेजरी बिल किस लिए यूज़ होते हैं? गेटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड गेटिंग लॉन्ग टर्म लोन्स. गेटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ट्रेजरी बिल यूज़ होते हैं, नॉट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. ये ऑप्शन नहीं होगा. शॉर्ट टर्म लोन्स इज़ द राइट ऑप्शन. नंबर 7, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ कैन बी यूज़फुल. दो ममालिक के दरमियान तजारत कब मुफीद होगी? इफ़ कॉस्ट रेशो ऑफ गुड्स आर, अगर चीज़ों की कॉस्ट रेशो हो इक्वल, डिफरेंट, अनडिटरमाइंड. इक्वल हो, फॉर एग्जांपल ए is the country that is producing wheat and B is the country that is producing cars.
तो उनके दरमियान ट्रेड कब यूज़फुल होगी? अगर दोनों की कॉस्ट रेशियो इक्वल हो। अगर कॉस्ट रेशियो इक्वल हो तो उन्हें क्या ज़रूरत है एक मुल्क से चीज़ दूसरे मुल्क में भेजने की और वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान कन्वेंस जब यूज़ की जाती है तो उसके भी चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों की एक ही हो तो फिर तो एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इक्वल का ऑप्शन नहीं सही होगा। बी इज़ द डिफरेंट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट हो, राइट। अगर ए कंट्री को वही चीज़, अगर वो फॉर एग्जांपल कार्स प्रोड्यूस करती है, ए इज़ नाउ प्रोड्यूसिंग व्हीट, गंदम पैदा करे, अगर वो कार प्रोड्यूस करे तो उसको ज़्यादा खर्चा आएगा क्योंकि वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और बी एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। तो अगर वो ख़ुद प्रोड्यूस करे तो उसे कार्स प्रोड्यूस करने में ज़्यादा खर्चा आएगा, उससे बेहतर है कि वो इंपोर्ट कर ले बी कंट्री से कार्स, इंडस्ट्रियल कंट्री से, तो उसे फ़ायदा होगा। और बी एक इंडस्ट्रियल कंट्री है तो उसे वीट प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। सो उसके लिए बेहतर ये है कि वो वीट ए कंट्री से प्रोड्यूस कर ले। तो जब उनकी डिफरेंट होती हैं कॉस्ट ऑफ रेशियोज़ तभी वो कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज करते हैं थिंग्स को, और ट्रेड तभी बेनिफिशियल होती है दोनों कंट्रीज़ के लिए। अनडिटरमाइंड का ऑप्शन ठीक नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ रेशियो इज़ डिटरमाइंड। नेक्स्ट इज़ नंबर 8, इफ़ GNP ऑफ अ कंट्री राइजेस, अगर किसी भी मुल्क की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट राइज करती है, इट विल इनकरेज, तो ये किसको इनकरेज करेगी? इंपोर्ट्स को करेगी, एक्सपोर्ट्स को। ऑब्वियसली जब GNP राइज करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो एक्सपोर्ट्स भी राइज करेंगी, और बोथ दोनों। जब लोगों के पास पैसा होगा, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, इनकम ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ें इंपोर्ट्स भी ज़्यादा करेंगे जो उनके अपने ममालिक में प्रोड्यूस नहीं होती, वो इंपोर्ट्स करेंगे। और जो उनके अपने ममालिक में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेहतर होगी, मुल्क की टेक्निकल फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी, तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो बोथ इज़ द राइट ऑप्शन, सी। नेक्स्ट इज़ नंबर 9, import of petroleum makes Pakistan's imports bill। पेट्रोलियम पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का कितना बिल है? 15%, नॉट राइट। बी 25% एंड सी इज़ 35%। 25% इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ नंबर 10, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। एक्साइज टैक्स जब चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जाती हैं तो उन पर जो ड्यूटी आयद होती है वो प्राइस में ऐड करके आगे कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर दी जाती है, तो वो तो डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। क्योंकि उसे डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे वही शख्स पे कर रहा है जो चीज़ यूज़ कर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है पे कोई और करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, लेकिन वो आगे शिफ्ट कंज्यूमर्स पे कर दिया जाता है। जो पे करते हैं वो एक्चुअली उसे पे नहीं करते, और जो आगे यूज़ करते हैं वो उसे पे करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो खुद लोग पे करते हैं और उसका बोझ भी सार्फिन ही बर्दाश्त करते हैं, तो एक्साइज टैक्स इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। बी सेल्स टैक्स, जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सेल्स टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ 17% इन पाकिस्तान। लेकिन वो उनके अपनी पॉकेट से नहीं जाता बल्कि वो आगे प्राइस के साथ इंक्लूड करके सार्फिन से वसूल कर लेते हैं, तो सेल्स टैक्स इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज़ नंबर सी, इनकम टैक्स, आमदनी पर टैक्स, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स। ये जिस शख्स की जितनी मंथली या एनुअल इनकम होती है ये उस हिसाब से वही शख्स पे करता है और बियर भी वही करता है। और पाकिस्तान में इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे किसी भी शख्स की आमदनी ज़्यादा होती जाती है उस पर इंक्रीजिंग रेशो से टैक्स वसूल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख आमदनी हो दो उस पर कम होगा, अगर 2 लाख हो तो उस पर और ज़्यादा होगा, और अगर 3 लाख हो तो उस पर ग्रेटर रेशियो से होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। और पाकिस्तान में भी इनकम टैक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड योर demanding concepts
can be mentioned in comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.